जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य संबंधी जो यूजीसी नेट का सेकंड पेपर होता है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर, उसमें यूनिट 6 उपन्यास विधा से संबंधित यूनिट है और उसमें आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है तमस उपन्यास, जो कि भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। बहुचर्चित उपन्यासों में से एक है। इस उपन्यास की कथावस्तु 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की, कितने दिन की, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन की जो कहानी है उसको वर्णित है किया गया है। ये उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई और दूसरे भाग में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं। तो देश विभाजन की पृष्ठभूमि एवं सांप्रदायिकता पर लिखा गया तमस जो उपन्यास है, उसमें भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास, वैसे तो पृष्ठभूमि पर कई उपन्यास लिखे गए हैं, लेकिन ये कहें कि हम सांप्रदायिकता पे पृष्ठभूमि के आधार पर देखें तो विभाजन की दृष्टि से जो लिखा गया सशक्त उपन्यासों में से एक ये है तमस उपन्यास, जिसका प्रकाशन 1973 में हुआ था। प्रकाशन 1973 में हुआ था और 1975 में जस्ट इसके 2 साल बाद 73 में प्रकाशन होता है और इसके जस्ट 2 साल बाद 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है तमस उपन्यास को। सांप्रदायिकता का दर्द और विभाजन की त्रासदी के सच को आंखों के सामने प्रस्तुत करना, यानी आंखों देखा हाल, यदि आपको ऐसा लगे कि एक पाठक होने के नाते कि बिंब हमारे समक्ष बनता रहे, तो वो बिंब प्रस्तुत करने वाले हैं साहनी जी। साहनी जी का यह तीसरा उपन्यास है जिसमें देश विभाजन की समस्या से जुड़े हुए पक्षों को मार्मिक अभिव्यक्ति दी गई है। देश विभाजन के नेपथ्य में घटी जो अमानवीय घटनाएं थी उनकी सजीव चित्रांकन के लिए ये सफल उपन्यास लिखा गया है। कैसे धार्मिक मूल्यों की पतनावस्था देखने को मिलती है, राजनीतिक क्षेत्र में भी दिशा निर्देशन का अभाव, या सामाजिक प्रगति में भी अवरोधक सिद्ध होने वाली विडंबनापूर्ण आर्थिक व सांस्कृतिक परिस्थितियां, तत्कालीन समाज में प्रचलित जो अमानवीय वृत्तियां थी उनको भी यहाँ पे बखूबी चित्रित किया गया है। तमस उपन्यास का कथानक देश विभाजन की पृष्ठभूमि एवं सांप्रदायिक दंगों पर ही आधारित है, जिसमें उपन्यास का प्रारंभ नत्थू चमार के द्वारा सुअर को मारने की प्रक्रिया से होता है। अच्छा, यहाँ पे आपस में लड़वाते कैसे थे ये लोग? नत्थू चमार जो कि नहीं मारना चाहता था, लेकिन उपन्यास का शुरुआत ही होता है नत्थू चमार जो है, जो आपने ये धरती धन्ना अपना उपन्यास में भी देखा होगा कि किस तरीके से जगदीश चंद्र ने, जो निम्न तबका है, जो नहीं करना चाहता है, फिर भी लोग उसको कुछ भी करवा रहे हैं। आपने वहाँ देखा कैसे जीतू की पिटाई हो जाती है क्योंकि वो दलित वर्ग से है, असहाय स्थिति में, वो कुछ नहीं है, जो बुर्जुआ क्लास है उनसे मुंह नहीं लड़ा सकता। यहाँ पे नत्थू चमार का भी जो मन नहीं है, एक षड्यंत्र के तहत शुरुआत ही इस तरीके से होता है, उसको सुअर मारने की प्रक्रिया में खींच लिया जाता है ताकि आपस में लड़वाया जाए। मुराद अली नाम का एक व्यक्ति नत्थू को 5 रुपए का नोट देकर कहता है कि, यहाँ पे मुराद अली जो है यही 5 रुपए देकर नत्थू को कहता है कि हमारे सालोत्री साहब को एक मरा हुआ सुअर चाहिए। इधर पिगरी के सुअर बहुत घूमते हैं, एक सुअर को उधर कोठरी के अंदर कर लो और उसे काट डालो। बाद में वही सुअर एक मस्जिद के द्वार पर फेंकवा दिया जाता है। एक षड्यंत्र होता है। तो मुराद अली कैसे नत्थू चमार को पैसे देता है और कहता है काट के और मस्जिद के सामने फेंक दो। अच्छा, यहाँ तक तो उसको आइडिया भी नहीं होता है कि नत्थू को ये सांप्रदायिकता का कितना बड़ा भयंकर रूप ले सकता है। यह कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है, इसका उद्घाटन होने पर जब पता चलता है तो मस्जिद के सामने सुअर का शव देखकर मुसलमान जो है वो उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे हिंदू और भड़क उठते हैं। संदेह, अविश्वास, असुरक्षा के भाव जोर पकड़ लेते हैं। तनाव की स्थिति शहर, कस्बे, गांव तक महामारी की तरफ फैल जाती है और यही दंगा एक विभत्स रूप में बदल जाता है। उस समय जब देश बहुत ही संवेदनशील दौर से गुजर रहा था, इस तरीके से कुछ लोग थे जो इधर से उधर लड़वाने का काम करते थे। उन्हें मानवता का हित बिल्कुल भी नजर नहीं आता था। वर्तमान युग में भी इन्हीं संकीर्ण विचारों एवं वृत्तियों का सामना समाज को करना पड़ जाता है। कभी कभी आप सांप्रदायिक घटनाएं देखिए तो उस समय कितना पुलिस वगैरह अलर्ट हो जाते हैं कि इस समय जो है सबसे संवेदनशील समय है और कोई थोड़ा भी लू लगाए तो सब जल कर भस्म हो सकते हैं उसमें। तो यही चीज़ भीष्म साहनी जी ने इन भयानक परिस्थितियों को अपनी आंखों से देखी है।
हिंदू और मुसलमानों को भड़काने के पीछे अंग्रेज राजनीति भी सक्रिय हुआ करते थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि हम फूट डालेंगे तो ही राज कर पाएंगे। और इसी तरीके से उन्होंने 200 वर्षों तक राज कर लिया। और धर्म में अंधे लोग, धर्मांधता कितनी बुरी चीज होती है, ये जब आप पूरा उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको इस उपन्यास से पता चलेगा। बहुत ही अमानवीय और खतरनाक होती है। इसकी प्रामाणिकता में तनाव जो दिखता है, लोगों में आपसी तनाव पूरा बिखर जाता है कुनबा। तमस उपन्यास में ये दिखता है कि धर्म के अंधे लोग, धर्म के पीछे वो इस तरीके से पागल है कि एक दूसरे के ऊपर बुरी तरह से हमला करने को तैयार है। लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि इनको रोकने का प्रयास नहीं किया गया। यहाँ पे देवदत्त, सोहन सिंह, मीर दादा, ये जैसे कम्युनिस्ट कार्यकर्ता इस ओर प्रयास करते हैं कि सामाजिक एकता लोगों में कायम रहे। इसी प्रयास की विफलता से बख्शी जी कहते हैं कि फिसाद कराने वाले भी अंग्रेज हैं और उसको रोकने वाले भी यही हैं। भूखों मारने वाले भी अंग्रेज, रोटी देने वाले भी अंग्रेज, घर से बेघर करने वाले भी अंग्रेज और घर में बसाने वाले भी अंग्रेज ही हैं। अंग्रेज फिर बाजी मार ले जाते हैं। ये सब अंग्रेजों की चालें जो पहले विवाद को जन्म देते हैं, फिर शांति का बहाना बनाते हैं। विश्व के समझ ये ढोंग रचते हैं। तो हमें ये कैसे पता चलता कि उस समय, आज़ादी के समय जब विभाजन हुआ, कैसी त्रासद स्थिति थी? तो ये सब इस उपन्यास से पता चलता है कि हिंदुस्तान की जनता की स्वयं की एक सूत्र में बांध रखने की अपार क्षमता थी, लेकिन वो बिखरा हुआ था। रिचर्ड ही मुराद अली नाम के एक करीदे को सूअर मरवा कर मस्जिद में फेंकवाने के लिए तैयार करता। यहाँ पे रिचर्ड नाम का व्यक्ति जो अंग्रेज है, वही मुराद अली को, मुराद अली 5 रुपए जो नत्थू को देता है, तो रिचर्ड उसको कहता है कि मस्जिद के सामने फेंकवा दो। नरसंहार के बीज बोकर स्वयं पर्दे के पीछे हो जाता है रिचर्ड। जब उसकी मनसा पूरी हो जाती है तो शांति दूत बनकर उभर कर आ जाता है। और रिचर्ड कौन है? एक अंग्रेजी है। तो इस तरीके से ये उपन्यास लिखकर ये पता चलता है साहनी जी के द्वारा कि स्वतंत्रता के बाद भी भारत अंधेरे में ही जी रहा है। भारतीय जनमानस के मस्तिष्क पर अभी भी सांप्रदायिकता का जहर देखिए, कहीं भी उगल दीजिए, वो तुरंत ही उस तरीके से आग का रूप ले लेता है। भीष्म साहनी जी ने इस समस्या की बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण किया। उन्होंने सांप्रदायिकता को एक ऐसा विकार माना जिसके लग जाने का अर्थ ही होता है पूरे शरीर को धीरे धीरे करके वो नष्ट कर देता है। यह सांप्रदायिकता भारतीय परिप्रेक्ष्य में है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी मानव जाति के लिए बहुत ही घातक है। सांप्रदायिकता हमारे इतिहास में वर्तमान जीवन की त्रासदी है। देश की स्वतंत्रता के आज भी इतने समय बाद भी आप देखेंगे तो मंदिर मस्जिद पे लेके कितने ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं। तो ये तो उपन्यास लिखा गया उस समय की परिस्थितियों को बताने के लिए, लेकिन आज भी अगर थोड़ा सा भी आप लगाएंगे तो आग भड़क उठता है। तो ऐसे अगर आप जागरूक व्यक्ति इस तरीके से उपन्यास हमारे समाज में आता तो लोगों को कम से कम ये एहसास रहे कि हर एक चीज़ के पीछे सामान्य जो एक भोली भाली जनता है वो नहीं होता है। देखिए यहाँ को ये उपन्यास पढ़ेंगे तो पहले पात्र परिचय ले। नत्थू जो है ये समाज के तथाकथित निचले तबके से आने वाला एक युवक है। जाति से वो चमार है जिसने जिसने 5 रुपए मिलने के कारण मुराद अली के कहने पर सूअर को मार दिया था। मुराद अली अंग्रेजों का चमचा है। ये पतली बैंत की छड़ी झुलाता रहता है। ठिगना है, काला है। बख्शी जी जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी, बलगमी शरीर वाले, उम्र रसीदा आदमी, देह शिथिल पड़ गई तो बख्शी हैं जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी। मास्टर रामदास कांग्रेस जो कमेटी है उसके सदस्य हैं, कार्यकर्ता। कामचोर स्वार्थ हेतु कांग्रेस से जुड़े हुए हैं मास्टर रामदास। कश्मीरी लाल कांग्रेस के कार्यकर्ता। जर्नैल सिंह ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो इसमें बख्शी हो, मास्टर रामदास हो, कश्मीरी हो, जर्नैल हो, कांग्रेस के सब कार्यकर्ता हैं। और ये जर्नैल है ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है लेकिन ईमानदार है। ये बरसों जेल में रहने के बाद वह शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया था। नेहरू जी के साथ वह भी रावी नदी के किनारे नाचा था। जब पूर्ण स्वराज का नारा लगा था तब भी वह अपने शहर से वॉलंटियर बनकर लाहौर गया था। उसका ना घर था ना बीवी बच्चे थे। हफ्ते में 2-3 बार कहीं ना कहीं से पिट कर आता था। पुलिस के लाठीचार्ज में जहां लोग जान बचाकर भागते थे वह झुर्रियों भरी अपनी छोटी सी छाती फैलाए खड़ा रहता और अपनी पसलियां तुड़वा कर आता था। ये शंकर लाल कौन है? ये कांग्रेस का कार्यकर्ता, मेहता का विरोधी, मुनादी वाला। देशराज कांग्रेस का कार्यकर्ता और अजीज भी ये भी कार्यकर्ता है। अजीत सिंह कांग्रेस का कार्यकर्ता। मेहता जो जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं वे दिखने में नेहरू जैसे दिखते हैं। मेहता
कुल मिलाकर 16 वर्ष जेल में काट कर आए थे और कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे मेहता। सबसे उजली खादी पहनते उन पर एक तरह का आरोप लगाया जा रहा था कि सेठी ठेके वाले के पास उन्हें 50,000 बीमे मिलने वाले थे, जिसकी एवज में उस सेठी को चुनाव में टिकट दिलाने वाले हैं। असल में मेहता जी और शंकर लाल की आपस में पड़ती नहीं थी। देवदत्त, इसमें एक देवदत्त है जो कम्युनिस्ट है। कांग्रेस की सदस्यता के नियम क्या थे? सदस्य 4 आने सालाना चंदा देते थे। 4 आना सालाना। शुद्ध हाथ की कती, हाथ की बनी खादी वो पहनते और चरखा जो है काटते थे। कांग्रेस कमेटी का प्रभात फेरी में गाया जाने वाला पुराना गीत, जिसे अक्सर मास्टर रामदास या फिर देशराज गाते हैं, इसमें एक रामदास, दूसरा ये जो फेरी प्रभात फेरी होता था, इसमें मास्टर रामदास या फिर देशराज गाते थे। जरा भी लगन आज़ादी दी, लग गई जिन्हा दे मंदे विच, ओए मजनू बढ़दे फिरदे ना, हर सेहरा हर बंदे विच। यहाँ पे जो रिचर्ड है जिसने नत्थू को मुराद अली से पैसे दिलवाकर सुअर वो कटवाए थे, ये रिचर्ड जो होता है यहाँ का जिला कलेक्टर होता है। लीजा इसकी पत्नी होती है। पूर्ण आत्मा वानप्रस्थ जी संस्कृति के ज्ञाता, सभी वेद वेदांग के मर्मज्ञ थे। वानप्रस्थ पठन पाठन और हवन यज्ञ के अतिरिक्त हिंदू संगठन के पुण्य कार्य भी बड़ी लगन से ये करते थे। मास्टर देवव्रत अखाड़ा संचालक, हिंदू संगठनों के युवक को लाठी चलाने का काम सिखाते थे। दानवीर प्रधान, शहर के जाने माने व्यापारियों में से एक, हिंदू संगठन को 200 लाठियों के दाम की रकम देने में दी। इनका 15 साल का बेटा रणबीर मास्टर देवव्रत का शिष्य था। मास्टर देवव्रत अखाड़ा संचालक, हिंदू संगठन के युवकों को लाठी चलाने का काम सिखाते थे मास्टर देवव्रत। दानवीर प्रधान इसमें थे। शहर के जाने माने व्यापारियों में से एक है दानवीर प्रधान। हिंदू संगठन को 200 लाठियों के दाम की रकम दान में दे दी थी। इनका 15 साल का बेटा रणबीर मास्टर देवव्रत का शिष्य था। मंत्री जी हिंदू संगठन की ओर से मंदिर में मोर्चा संभालने के लिए मीटिंग करने वाले। रणबीर ये 15 साल का तरुण दानवीर प्रधान जी का बेटा था, मास्टर देवव्रत का शिष्य था और अखाड़े में शिक्षा लेने जाता था। बोधराज रणबीर की तरह यह भी मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य था। लेटकर बाढ़ चला सकता था बोधराज, शब्दभेदी बाढ़ भी चला सकता था। शीशे में अक्स देखकर बाढ़ चला सकता था। लटकती रस्सी को निशाना बना सकता था। धर्मदेव रणबीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य कहीं से कारतूसों की खाली पेटी उठा लाया था, ताकि उसे कमरे में शस्त्र और अस्त्रों का आभास होता रहे, जिसे रणबीर ने शास्त्रागार बनाया था। नायक कमस रीड के बाबू मस्त राम का बेटा था। नायक स्थानीय कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। मास्टर देवव्रत के अखाड़े के शिष्य वाली मंडली में केवल यही एक युवक था जो जेबों वाली फौजी कमीज पहनता था। शंभू यहाँ पे जो था रणबीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य। रणबीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य। मनोहर रणबीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य। मनोहर इंद्र, शंभू, रणबीर ये सभी उस दल के सदस्य थे जो दंगों में हिंदुओं की ओर से मोर्चा संभाल रहे थे। रणबीर जो था ये कद का छोटा था, इसलिए वह मन ही मन में अपने आप को शिवाजी की भूमिका में देखता था। उसी गली से एक इत्र बेचने वाले दंगों के दिन भी अपना इत्र जो है बेचने निकल आया था। गली में रणबीर का पूरा दल था, उसे इंद्र ने चाकू से मार गिराया था। प्रोफेसर रघुनाथ अकेला ऐसा हिंदुस्तानी आदमी जिसका जिले के कलेक्टर रिचर्ड के साथ में उठना बैठना था। दोनों को ही अंग्रेजी साहित्य और भारतीय इतिहास में रुचि थी। रिचर्ड को वो सदा ही एक सुरक्षित व्यक्ति लगा करता था। हयात बख्श मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता, रूमी टोपी पहनता था हयात बख्श। हर्बर्ट मिशन कॉलेज का अंग्रेजी प्रिंसिपल अमन पसंद व्यक्ति था। मौलादाद बिजली कंपनी में क्लर्क, दाढ़ी वाला मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता भी था। हकीम अब्दुल गनी में हकीम जी कांग्रेसी मुसलमान थे। नानबाई की दुकान थी जहां सभी बैठकर कहवा पीते थे। लाला लक्ष्मी नारायण पैसे वाले जाने माने व्यक्ति ऊंचे मकान में रहते थे। शहर के अनेक मुसलमान व्यापारियों के साथ लाला जी व्यापार करते थे। नानकू लाला लक्ष्मी नारायण का नौकर, फताहदीन लाला लक्ष्मी नारायण का पड़ोसी, शाहनवाज लाला लक्ष्मी नारायण के समधी का पड़ोसी और अच्छा मित्र। उसके पास गहरे नीले रंग की व्योग गाड़ी भी थी। उसने दंगों के बीच लाला लक्ष्मी नारायण के परिवार को उनके घर से निकालकर अपनी व्योग गाड़ी में सदर बाजार में उनके किसी सगे संबंधियों के घर छोड़ दिया था। शहनवाज रघुनाथ का जिगरी दोस्त। रघुनाथ की पत्नी शहनवाज से पर्दा नहीं करती है।
दंगों के बीच में ही शाहनवाज ने रघुनाथ के पुश्तैनी घर, जो वे दंगों के कारण जल्दी जल्दी में छोड़कर शहर के एक सुरक्षित इलाके में रह रहे थे, से रघुनाथ की बीवी की गहने की पोटली निकाल ली थी। शाहनवाज को आमलेट खाना पसंद था। जब भी वो रघुनाथ के घर जाता था, उसके छोटे भाई की बहू उसके लिए दौड़कर अंडे का ऑमलेट बनाती थी। फातिमा, शाहनवाज की पत्नी, मिल्की, रघुनाथ के पुश्तैनी घर का नौकर। शाहनवाज जब रघुनाथ की बीवी की गहने लेने उनके पुश्तैनी घर गया था, तब उसे सीढ़ियों से धक्का देकर गिराकर मार डाला। रघुनाथ के पुश्तैनी घर के सामने फिरोज खालवाले का गोदाम था। दंगों के दौरान नानबाई मिल्की को बीड़ी के पैकेट छत से फेंक देता था। मिल्की दंगों के दौरान रघुनाथ के घर में अकेला बचा था। वो उसे पीछे घर रखाने के लिए छोड़ गए थे। सालोत्री साहब, इसका नाम लेकर मुराद अली ने नत्थू चमार से सुअर मरवाया था और बोला था कि सालोत्री साहब ने मरे हुए सुअर की मांग की है। जत्थेदार किशन सिंह, गुरुद्वारे में जो जत्थेदार किशन थे, ये गुरुद्वारे में सुरक्षा प्रबंध का मोर्चा किशन सिंह ने ही संभाल रखा था। किशन सिंह पहले बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बर्मा की लड़ाई के दांवपेच वो अपने कस्बे के मुसलमानों पर चलाना चाहते थे। सुरक्षा की कमान संभालते ही वह घर जाकर अपनी खाकी कमीज पहन आया था, जिस पर इंग्लिशिया सरकार के 3 तमगे थे। हालांकि उसने तमगों वाली खाकी कमीज के नीचे पैजामा ही पहन रखा था। सरदार हरि सिंह, गुरुद्वारे की दाईं ओर से बंदूक चलाने का मोर्चा सरदार हरि सिंह को सौंपा गया। दाईं ओर का मोर्चा नाकारा साबित हुआ, क्योंकि सरदार हरि सिंह ने अपने हमसायों पर गोली चलाने को स्वीकारा नहीं। बिशन सिंह, मनिहारी वाले, इनकी ड्यूटी खालसा लंगर में लगाई गई थी। पीले रंग का रेशमी रुमाल अपनी पगड़ी में बांध रखा था, जो उसने बसंत पंचमी के मेले के बाद अपने बेटे के सिर से उतारकर अपनी जेब में रख लिया था। आज अचानक जेब में हाथ डालने पर उसे यह रुमाल मिला और उसने अपनी पगड़ी में खोस लिया। शेख गुलाम रसूल, गुरुद्वारे के पीछे 2 गलियां छोड़कर शेख गुलाम रसूल का ऊंचा 2 मंजिला मकान था और मुसलमानों के दल ने दंगों के समय उसी को अपना किला बना रखा था। मुखिया सरदार तेज सिंह में वजन था। उनका रोम रोमपंथ की रक्षा के लिए न्यौछावर था। सरदार तेज सिंह मुखिया के नाना के पिताजी महाराणा रणजीत सिंह के दरबारी हुआ करते थे। युवा प्रीतम सिंह, ये गुरुद्वारे के द्वार पर खड़े होकर सुरक्षा के लिए पहरा दे रहा था। युवा प्रीतम सिंह। सोहन सिंह, वह युवक जो गुरुद्वारे में यह समझाने का प्रयास कर रहा था कि हमें इस सांप्रदायिकता के जहर को और बढ़ावा देना नहीं चाहिए जिसे अंग्रेजों ने हमारे बीच बोया। ऐसा बोलने के लिए निहंग सिखों ने उसे पीट कर चुप कराकर बिठा दिया था। मीरदाद, जो हाल ही में सोहन सिंह के गुरुद्वारे में था, वही हाल मीरदाद का मुसलमानों की बस्ती में था। उम्रदराज लोग मीरदाद जैसे युवकों की यह बात समझने को तैयार ही नहीं थे कि सांप्रदायिकता की ये जड़ें अंग्रेजी हुकूमत ने बोई है। उनके अनुसार असल कसूरवार दूसरे धर्म के लोग ही थे। मुसलमानों के लिए सिख और हिंदू, हिंदू और सिखों के लिए मुसलमान। उनके अनुसार अंग्रेजी हुकूमत के लोगों का उनके आपसी मसलों से कोई लेना देना नहीं, वे धर्म के मामले में नहीं पड़ते। गोपाल सिंह मुखबिर, गुरुद्वारे की ओर से मुसलमानों के इलाके में घुसकर उनकी नीति का पता लगाने गया था, किंतु जिस घर में छिपा था वहीं की बुढ़िया ने उसे देख लिया तो किसी तरह जान बचाकर भागा और वापस गुरुद्वारे पहुंच गया। गुरुद्वारे की युद्ध समिति के सदस्य सरदार मंगल सिंह सुनार, प्रीतम सिंह बजाज, भगत सिंह पंसारी, तेज सिंह, किशन सिंह। बलदेव, धर्म रक्षा की उत्तेजना में वो अपनी बूढ़ी माँ को घर पर ही छोड़कर खुद सुबह से गुरुद्वारे आ गया था, यह सोचकर कि माँ तो अभी बची नहीं होगी, माँ को तुर्कों ने मौत के घाट उतार दिया होगा। उसने खून का बदला खून से लेने की ठानी और बूढ़े लोहार करीम बख्श की छाती में तलवार भोंककर उसकी हत्या कर दी। हरनाम सिंह बंतो दंपति, ढोक इलाही बख्श के अकेले सिख निवासी, जिसकी दुकान लूट ली गई थी और घर जला दिया गया था और वह अपनी पत्नी के साथ भागने के लिए मौजूद था। ढोक इलाही बख्श के ही निवासी करीम खान ने हरनाम सिंह को भाग जाने का मशवरा भी दिया। जसबीर कौर इकबाल सिंह क्रमशः हरनाम सिंह और बंतोक की बेटी और बेटे थे। जसबीर की शादी हो चुकी थी। वो जिस गांव में थी वहां सिखों की जनसंख्या ज़्यादा थी, इसलिए हरनाम सिंह थोड़ा निश्चिंत थे कि सभी संगम में एकत्रित हो गए होंगे और जसबीर अकेली नहीं होगी। किंतु हरनाम सिंह और बंतों को लगातार इकबाल सिंह की चिंता सता रही थी कि वह बेचारा अकेला कहाँ होगा। इकबाल सिंह हरनाम सिंह का बेटा। इकबाल मीरपुर में बजाजी की दुकान करता था। इसका बाप हरनाम सिंह ढोक इलाही बख्श में चाय की दुकान करता था। एहसान अली के घर में हरनाम सिंह और उसकी पत्नी ने भागकर पनाह ली हुई थी। एहसान अली की पत्नी ने हरनाम और बंतों को ऊपर एक अंधेरी कोठरी में बिठा दिया। जब एहसान अली लौटा तो उसे
हन्नाम के बारे में बता रही थी कि हन्नाम ने देखा कि एहसान अली हन्नाम के घर से उसी का ट्रंक चुरा कर लूट में और उसकी बहू उसका ताला तोड़ रही थी। तो हन्नाम सिंह ने खुद ही ट्रंक की चाबी दे दी और एहसान अली से कहा कि अच्छा हुआ ये तुम्हारे हाथ लगे, ये हमारा ही ट्रंक था, पर अब तुम इसे अपना ही समझो। राजू यहाँ पे है एहसान अली की पत्नी, जिसने हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह दी थी। अकरा एहसान अली और राजू की बहू, उनके बेटे रामजान की पत्नी। रामजान एहसान अली और राजू का बेटा जोशीला युवक, जिसके सिर पर सांप्रदायिकता का खून सवार था। नूरदीन यहाँ पे कौन था? तो नूरदीन रमजान का साथी। नूरदीन रमजान का साथी रामजान के ही गांव का रहने वाला था। गड्ढों पर मिट्टी और ईंट लाद कर लाता जे आता। उसके दांतों के ऊपर लाल मसूड़े थे, जब हंसता तो मसूड़े दूर तक नजर आते थे। रामजान, नूरदीन और उनके अन्य साथियों ने अपनी जान बचाकर भाग रहे सिख इकबाल सिंह का पीछा किया और उसकी जान बख्शने के एवज में उससे इस्लाम कबूल करवाया। हरनाम सिंह के पिता का नाम सरदार गुरदयाल सिंह, हरनाम सिंह के गाँव का नाम ढोक इलाही बख्श, हरनाम सिंह की तहसील का नाम नूरपुर। जिस स्कूल में दंगे खत्म होने के पश्चात रिलीफ कैंप बनाया गया था, उस स्कूल का चपरासी एक ब्राह्मण था। वह और उसकी ब्राह्मणी बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि उनकी बेटी प्रकाशों की दंगाई उठाकर ले गए थे और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला था। रिलीफ कैंप के आंकड़ा बाबू उस ब्राह्मण के पास आकर कहते हैं कि कल एक बस नूरपुर आएगी, उसमें हथियारबंद पुलिस वाले भी होंगे, वो उस बस में जाकर नूरपुर में अपनी बेटी का पता लगा ले। ब्राह्मणी उस आंकड़ा बाबू से कहती है कि अब वो हमारे पास आकर भी क्या करेगी, बुरी वस्तु तो उसके मुंह में पहले ही डाल दी गई होगी। ब्राह्मण कहता है कि अब प्रकाशु नहीं मिलेगी, जहाँ रहे सुखी रहे। दंगों के पश्चात जिस कॉलेज में अमन कमेटी की मीटिंग होती है, उस कॉलेज के दो चपरासी गेट के पास बैठकर बात कर रहे होते हैं कि जाहिल लोग लड़ते हैं, समझदार खानदानी लोग नहीं लड़ते हैं। यहाँ आए हुए लोगों में हिंदू, सिख और मुसलमान सभी हैं, मगर कैसे प्यार मोहब्बत से ये सब बातें करते हैं। अमन कमेटी की मीटिंग के लिए यही कॉलेज का हाल चुना गया, क्योंकि कॉलेज ने न हिंदुओं का था, न सिखों का, न ही मुसलमानों का था। कॉलेज ईसाइयों का था। प्रिंसिपल भी हिंदुस्तानी नहीं थी, अमेरिकी पादरी था। बड़ा मिलनसार, बड़ा अमन पसंद था। अल्लाह रखा वह अपने ही गांव की एक हिंदू लड़की प्रकाशु पर अनुरक्त था, जिसे वह दंगों के दौरान अपने घर उठा ले आता। बाद में प्रकाशु की स्वीकृति होने पर उसके साथ ही रहने लगता। प्रकाशु दंगे के दौरान अपने ब्राह्मण माता पिता से भटकती हुई युवा ब्राह्मणी, जिसे उसके गांव का ही अल्लाह रखा आवृत कर जाता। कथा सार में देखें तो उपन्यास का आरंभ नत्थू चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता। मुराद अली अंग्रेजी सरकार का चमचा व नत्थू चमार को 5 रुपए देकर एक सुअर मरवाता है और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवा देता है। इस घटना से मुसलमानों में खलबली होती है और एक गाय भी मार दी जाती है। परिणामतः शहर में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है और दोनों संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन बन बैठते हैं। नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर शांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग चाहता है। शिष्टमंडल के बख्शी जी शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन रिचर्ड इसे स्वीकार नहीं करता। वह स्थिति की गंभीरता को जानते हुए भी अनजान बना रहता है। परिणामतः पूरे शहर में हत्या, लूट और आगजनी खुलकर होने लगती है। सांप्रदायिकता की आग गांव में भी फैल जाती है। सैयदपुर में सिखों और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है। दोनों ओर बाकायदा मोर्चे खुले होते हैं। भयानक रक्तपात होता है। सिख औरतें अपने बच्चों सहित कुएं में कूदकर आत्महत्या करती हैं। सारी बर्बादी हो जाने के बाद सरकार की ओर से हस्तक्षेप होता है। नगर और गांव से ऊपर एक हवाई जहाज मंडराता है और सारे माहौलों को मिनटों में बदल देता है। लोग आतंकित होकर अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। कर्फ्यू लगा दिया जाता है। जगह जगह सेना तैनात कर दी जाती है। शांति कायम करने के लिए सरकार की ओर से एक अन्य कमेटी बना दी जाती है, जिसमें हिंदू, मुसलमान और सिख हैं। अमन कमेटी के सदस्य एक बस में बैठकर शहर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो होना होता है वह हो चुका होता है। लोग अपने घर से, परिवार से, संबंधियों से बिछुड़ चुके होते हैं और उनके घर जला दिए गए होते हैं। संपत्तियां लूट ली गई होती हैं और वे शरणार्थी कैंपों में अपनी बहु बेटियों का पता पूछ रहे होते हैं। तमस उपन्यास इसी सांप्रदायिक खूनी संघर्ष की कहानी है। शरणार्थी कैंप का जो वर्णन लेखक ने किया वह पाठक को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई में हम इंसान हैं। जिस इंसानियत की व्याख्या हम जीवन भर करते रहते हैं, वह असल में समय आने पर पिछली सीट ले लेती है और हमारी चालाक शक्ति, क्रोध, ईर्ष्या, बदले की भावना हो जाती है। हमारा व्यवहार हिंसात्मक हो जाता है। रिलीफ कैंप के उस माहौल में जहाँ लोग अपने बिछड़े हुए और लापता जन को पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हीं के बीच में लेखक एक ऐसे किरदार को भी लेकर आता है जो अपनी मृत
पत्नी की लाश को खोज रहा होता है, जिसने कि कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली होती है, ताकि वह अपनी पत्नी की लाश से उसके सोने के गहने उतार सके। वह रिलीफ कैंप में काम करने वाले क्लर्क से कहता है कि अब घरवाली तो डूब मरी, जो सबके साथ हुई वह मेरे साथ भी हुई है, पर ये कड़े और जंजीरें मैं कैसे छोड़ दूँ? क्यों वीरे जी? असल में तमस यथार्थ परक विस्तृत मानव सभ्यता की कहानी है। वही मानव जिसने दुनिया बसाई, उसके दोनों छोर एक कर दिए, परंतु बसी बसाई सभ्यताएं जड़ से उछाड़ देना भी उजाड़ देना भी मानव की ही बस की बात है। यहाँ पे देखिए कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे यह सब हिंदुओं की चालाकी है। बख्शी जी, हम सब जानते हैं, आप चाहे जो कहें, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, और मुस्लिम लीग मुसलमानों की, कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकती, ये महमूद का कहना है। बड़ा आसान है लीजा, मुसलमानों के नाम के अंत में अली, दीन, अहमद ऐसे शब्द लगे रहते हैं, जबकि हिंदुओं के नामों के पीछे ऐसे शब्द जैसे लाल चंद, राम लगे रहते हैं। रोशन लाल होगा तो हिंदू, रोशन दीन होगा तो मुसलमान, इकबाल चंद होगा तो हिंदू, और जो इकबाल अहमद होगा तो मुस्लिम, ये रिचर्ड का कहना है। बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी वह धीमी सी मुस्कान है जो उसके ओठों के आसपास खेलती रहती है। रिचर्ड, ये आदमी लोग कितने अजीब होते हैं कि इतना रस ले लेकर पत्थरों और खंडरों के बारे में बातें करते रहते। कोई स्त्री इन बातों के बारे में जानते हुए भी इतना चाहेगी नहीं, इतनी डींग नहीं मारेगी। लीजा, हुकूमत करने वाले ये नहीं देखते, हुकूमत करने वाले यह नहीं देखते प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है। उनकी दिलचस्पी तो ये देखने में होती है कि वे किन किन बातों में एक दूसरे से अलग हैं। यह है रिचर्ड का कहना। हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सुअर का मांस नहीं खाते। सिख लोग झटकी का मांस खाते हैं, जबकि मुसलमान लोग हलाल का मांस खाते हैं। रिचर्ड, अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात से खतरा है, ये कहना है रिचर्ड का। सबसे पहले अपनी रक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। सभी सदस्य अपने अपने घर में एक एक कनस्तर कड़वे तेल का रखें, एक एक बोरी कच्चा या पक्का कोयला रखें। उबलता तेल शत्रु पर डाला जा सकता है, जलते अंगारे छत पर से फेंके जा सकते हैं। ये पूरे आत्मा जी का कहना। शहर की हिफाजत का सवाल राजनीतिक सवाल नहीं, यह राजनीतिक पार्टियों के ऊपर सवाल है। शहर के सभी लोगों का, नागरिकों का सवाल इसमें अपनी अपनी पार्टियों को भूल जाना होगा। सरकार का भी रोल इसमें बहुत बड़ा है। हम सबको मिलकर शहर की स्थिति को संभाल लेना चाहिए। हमें इसी वक्त शहर का दौरा करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, उनसे अपील करनी चाहिए कि वे आपस में नहीं लड़ें। ये पादरी हर्बर्ट। दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की तरफ ही मुड़ता है, ये कहना है लेखक का। बाबू ने कहा आज़ादी आने वाली है। मैंने कहा आए आज़ादी, पर हमें क्या, हम पहले भी बोझा ढोते ही थे, आज़ादी के बाद भी बोझा ही ढोते रहेंगे, ये मजदूर आपस में कहते हैं। उसे लगा जैसे मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता। वास्तव में महत्व केवल शासकीय मूल्यों का होता है। लीजा के विचार हैं। और लोग भी हैं अफसरों के साथ, हमसायों के साथ, हिंदू मुसलमान सभी के साथ मेल मिलाप बनाए रखते हैं। अपनी समधियों को ही देखिए, मुसलमानों का उनके घर तांता लगा रहता है। तुमने ना अफसरों के साथ बनाकर रखी, ना हमसायों के साथ। ये लाला लक्ष्मी नारायण से उनकी पत्नी का कहना है। हम मध्य वर्ग के लोग हैं, पुराने संस्कारों का हम पर गहरा प्रभाव है। मजदूर वर्ग के होते तो हिंदू मुसलमान का सवाल तुम्हें परेशान नहीं करता, ये कहना है देवदत्त का। साहिबान, मैं आपसे कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। शहर में फसाद हो रहा है, आगजनी हो रही है और उसे कोई रोकता नहीं। डिप्टी कमिश्नर अपनी मेम को बाहों में लेकर बैठा है और मैं कहता हूँ कि हमारा दुश्मन अंग्रेज है। गांधी जी कहते हैं कि वही हमें लड़ाता और हम भाई भाई हैं। हमें अंग्रेजों की बात में नहीं आना चाहिए। और गांधी जी का फरमान है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। मैं भी यही कहता हूँ कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। हम एक हैं, हम भाई भाई हैं, हम मिलकर रहेंगे, ये जर्नैल का कहना है। मन तो तेरा रब्बा राखा, सरदत्ता दब्बा रखा। जहाँ सबको जानता था वहाँ किसी ने आसरा नहीं दिया, सामान लूट लिया और घर को आग लगा दिया। यहाँ जानने वाले से क्या उम्मीद हो सकती है, यह हरनाम सिंह का कहना है। हम झूठी अफवाहें सुन सुनकर एक दूसरे के खिलाफ तैश में आ रहे हैं। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि गांव के मुसलमानों के साथ मेलजोल बनाए रखें और हतुलवशा कोशिश करें कि गांव में फसाद ना हो, ये सोहन सिंह का कहना है। अगर हिंदू मुसलमान सिख मिल जाते, उनमें इत्तेहाद हो जाता तो अंग्रेजों के हालात कमज़ोर पड़ जाते। अगर हम आपस में लड़ते रहते तो हालात मजबूत बनी रहती, ये मीरदाद का कहना है। रोशनी स्त्रियों के दमकते चेहरों पर पड़ रही थी। भावनाओं से उद्वेलित चेहरे, उत्कंठा, भय, अथाह श्रद्धा और विश्वास सभी इनको आंखों में ही छाए थे। कहीं कहीं किसी युवती की चकित आंखें गुरुद्वारे का अनूठा दृश्य देखे जा रही थी। इन्हीं युवतियों में जसबीर भी बैठी थी, हरनाम सिंह चाय वाले की बेटी। लेखक सैयदपुर के निवासी होने का सिख को भी उतना ही गुमान था जितना मुसलमानों को। सभी को सैयदपुर की लाल मिट्टी पर, बढ़िया गेहूं पर, लुकाटों के बागों पर, यहाँ तक कि सैयदपुर के कड़े जाड़ों पर और बर्फीली हवा पर समान रूप से नाज था। और इसी बात ही अपनी मेहनत
मेहमान नवाजी पर, दरिया दिली पर और हंसमुख स्वभाव पर भी नाज था। फसाद शुरू होने पर दोनों ओर से लोग सैयदपुर के निवासी होने के नाते ही छाती ठोकर मैदान में कूदे थे। लेखक। चांदनी पीली पड़ गई, धीरे धीरे पांव फटने लगी। रात का इंद्रजाल वातावरण फिर से छिन्न भिन्न होने लगा। स्वच्छ शीतल हवा रोज की तरह बहने लगी। गांव के बाहर पके गेहूं के खेत इस हवा में झूमने लगे। हवा में लुकाटों की महक थी। नदी की ओर से हवा का झोंका आया, लुकाटों की महक से लदा हुआ। उसमें उन सफ़ेद फूलों की भी भीनी भीनी गंध मिली थी जो इस मौसम में झाड़ियों पर उगते थे। किसी किसी वक्त लुकाटों के बागों में से तोतों का एक झुंड पर फड़फड़ाता, चींची करता उड़ जाता। नदी का पानी नीला नीला हो रहा था। हवा का झोंका आता तो पानी में झुरझुरी सी आती, ये लेखक कहना है। जब रोशनी फैलने लगी तो चीले और कौवे ढेरों के ढेरों आसमान में उड़ने लगे। उनके गिद्ध भी मंडराते हुए आ गए। स्कूल के बाहर खड़े एक रुंड मुंड पेड़ पर 10-15 गिद्ध आकर बैठ गए थे। छोटे छोटे सिर, बड़ी बड़ी पीली चोंचें। कुछ गिद्ध कुएं की जगत पर भी आ बैठे थे जहां लाशें फूलने लगी थी और फूल फूल कर कुएं के मुंह तक पहुंचने लगी थी। घरों की मुड़ेरों पर भी जगह जगह गिद्ध आकर बैठ गए थे। गलियां सुनसान पड़ी थी। बिखरी लाशें गांव की निस्तब्धता को और भी गहरा बना रही थी। अब गांव की गलियों में कोई धीरे से भी चलता तो उसके पैरों की चाप गूंजती थी, ये लेखक का कहना है। लेखक ही कहता है पिछले 1 साल में रिकॉर्ड उसे 2 बार 3 बार या 3-3 महीने के लिए जेल भेजा जा चुका है। यह आदमी फिसाद के पहले और फिसाद के दिनों में भी फिसाद को रोकने की कोशिश करता रहा था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कारकुनों को एक साथ मिलकर बैठने और शहर में अमन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता रहा था। इसकी नज़र अभी भी अमन पर ही थी। इस समय यह इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं करेगा, ये लेखक का कहना है। यहाँ सभी थोड़ी इकट्ठे हुए। सरकार की चापलूसी करने वाले हम किसी से डरते नहीं। साफ बात मुंह कहते हैं। इन फिसादों के लिए जिम्मेदार है कौन? सरकार उस वक्त कहाँ थी जब शहर में तनाव बढ़ रहा था? अब कर्फ्यू लगाया गया, उस वक्त क्यों नहीं लगाया गया? उस वक्त साहब बहादुर कहाँ थे? हम किसी से डरते नहीं है, साफ बात मुंह पर कहते हैं, ये कहना है मनोहर लाल का। फिसाद करने वाले भी अंग्रेज, फिसाद रोकने वाले भी अंग्रेज, भूखों मारने वाले भी अंग्रेज, रोटी देने वाले भी अंग्रेज, घर से बेघर करने वाले भी अंग्रेज, घरों में बसाने वाले भी अंग्रेज हैं, ये बख्शी जी का कहना है। इतने गांव तो जल गए रिचर्ड, अभी भी तुम्हें काम है? अब तुम्हें और क्या काम है? लीजा, मुझे कहाँ घुमाने ले चलोगे रिचर्ड? मुझे जलते गांव की सैर कराओगे? मैं कुछ भी देखना नहीं चाहती, कहीं भी जाना नहीं चाहती, ये कहना है लीजा का। हमें आंकड़े चाहिए, केवल आंकड़े। आप समझते क्यों नहीं? आप लंबी हाँकने लगते हैं, सारी राम कहानी सुनाने लगते हैं। मुझे राम कहानी नहीं चाहिए, मुझे केवल आंकड़े चाहिए। कितने मरे, कितने घायल हुए, कितना माली नुकसान हुआ? रिलीफ कमेटी का बाबू कहता है। बाबू ने कहा हिंसा मत करो। अब फिसाद के वक्त मुझ पर कोई हमला कर दे तो मैं क्या करूं? क्या उस वक्त मैं उसके सामने हाथ जोड़ूं? मार ले भाई, गर्दन झुका दूं, काट ले भाई गर्दन, क्या करूं? कश्मीरी लाल का ये कहना है। गांधी जी ने यह कहीं नहीं कहा कि कोई तुम पर हमला करे तो तुम उसका जवाब ही नहीं दो। शंकर लाल, तो खुद तशद्दुद नहीं कर। नंबर 1, तो तशद्दुद करने वाले को समझा भी अगर समझाने का मौका है तो। नंबर 2, और अगर वह नहीं मानता तो डटकर मुकाबला कर। यह है नंबर 3। दोनों एक दूसरे के साथ घुलने लगे थे। अलाहरक ने आगे बढ़कर उसे बाह में भर लिया। डरी सहमी रहते हुए भी प्रकाशो इस अनूठे अनुभव में भाग लेने लगी थी। उस ग्रहण सी करने लगी थी। उसे लगता है जैसे अतीत पीछे छूटता जा रहा है और वर्तमान बाहें फैलाए उसे आलिंगन में भरने के लिए उतावला हो रहा है। स्थिति इतनी बदल गई थी कि उसके प्रसंग में प्रकाशो के माँ बाप असंगत होते जा रहे थे, ये लेखक का कहना है। यदि कोई हिंदू अब चुनाव के लिए खड़ा होगा तो उसे कांग्रेस के समर्थन की ज़रूरत होगी, और अगर कोई मुसलमान खड़ा होता तो उसे मुस्लिम लीग के समर्थन की, ये लेखक का कहना है। हम जाहिल लोग लड़ते हैं, समझदार खानदानी लोग नहीं लड़ते। यहाँ सभी आए, हिंदू भी, सिख भी, मुसलमान भी, मगर कैसे प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं, ये लेखक का कहना है। मैं सोचता हूँ इस वक्त हम सब मिलकर जैसे भी हो शहर की फिजा को बेहतर बनाएं। यहाँ शहर के सभी बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, उनकी आवाज़ का बड़ा असर होगा। मेरा विचार है कि एक अमन कमेटी बनाई जाए और यह अमन कमेटी हर मोहल्ले में, हर गली में अमन का प्रचार करे। इसमें सभी सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल हों। इस काम के लिए मैं समझता हूँ कि अगर एक बस का इंतजाम हो सके जिस पर लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन लगा दिया जाए और कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य सियासी जमातों के नुमाइंदे बैठकर जगह जगह बस में से अमन की अपील करें तो इसका बड़ा असर होगा। ये लुकस साहिबान, इस तरह हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। फिरका वराना अनासार के खिलाफ हमें लड़ना, या ज़रूरी नहीं है कि किसको नुमाइंदगी मिले। ज़रूरी यह है कि अमन कमेटी सभी फिरकों की एक मुश्तरका जमात बने ताकि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे
अमन की अपील कर सके। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं तजवीज़ करता हूँ कि जनाब हयात बख्श बख्शी जी और ज्ञानी जोश सिंह जी को अमन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया जाए। ये देवदत्त का कहना है। लोगों ने झांक झांक कर बस के अंदर देखा कौन आदमी था जो पहले से बस में बैठ कर आया था और लाउडस्पीकर पर नारे लगा रहा था। ड्राइवर की सीट के साथ वाली सीट पर एक आदमी हाथ में माइक्रोफोन पकड़े बैठा था। बहुत लोगों ने उसे नहीं पहचाना, कुछ ने पहचान भी लिया। नत्थू मर चुका था, वरना नत्थू यहाँ मौजूद होता तो उसे पहचाने में देर नहीं लगती। मुराद अली था, काले चेहरे और कटीली मूंछों वाला मुराद अली। उसकी पतली सी छड़ी उसकी टांगों के बीच पड़ी थी और छोटी छोटी आंखें दाएं बाएं देखी जा रही थी और लाउडस्पीकर में से नारे गूंज रहे थे। लेखक। तो यहाँ पे ये जो है उपन्यास समाप्त होता है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट उपन्यास के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।